गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें पूरा कंप्लीट फिजिक्स 12th क्लास का आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें हर एक टॉपिक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, साथ ही साथ में आपको न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं। जो हमारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है वो सारे आप लोगों को करवाते भी चल रहा हूं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस लेक्चर 17 को स्टार्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। इसमें हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में भी थोड़ा सा लंबा सा टॉपिक है, तो इसे दो पार्ट्स में मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आज हम एप्लीकेशन पार्ट 1 को देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ पार्ट 2 को देखेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत आप लोगों के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो समझिएगा कि सर एप्लीकेशन गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, यानी किसी भी तरीके का, चाहे आप समझिएगा कि गॉस थ्योरम का ये कोई न्यूमेरिकल भी आ जाए हम लोगों के लिए, तब हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए इन 4 स्टेप्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इसमें 4 स्टेप्स पे ही गॉस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहली स्टेप कंसीडर, हमें सबसे पहला तो हमें एक रिक्वायर्ड कंडीशंस के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस जो कि क्लोज्ड सरफेस होगा, उसको हम हमारी जरूरत के हिसाब से क्या करेंगे, हम हमारी जरूरत के हिसाब से उसको कंसीडर करेंगे, और सच दैट ई एंड थीटा आर सिमेट्रिकल। मैंने वही बताया था ना कि लास्ट क्लास में, ध्यान रखिए, मैंने बताया था कि इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि ई और थीटा के बीच में जो एंगल्स हैं वो बहुत बार ना बदले, या हर एक पॉइंट पर चेंज ना हो, कम से कम चेंज हो। इस तरीके से हम सरफेस को कंसीडर करेंगे, और इस तरीके से जब कंसीडर करोगे तो आप देखोगे कि हर बार आपको सरफेस सिमेट्रिकल मिल रही, तो सिमेट्रिकल सरफेस होगा हर एक पॉइंट के अलावा। डिफाइन, हम हमारी थ्योरी में डिफाइन करेंगे ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, थीटा कितना है, ये सब हमको उस सरफेस के लिए दिखाना होगा। ये था हमारा एप्लीकेशन या गॉस थ्योरम को अप्लाई करने का सबसे पहला वर्किंग रूल। नाउ सेकंड, अब हम उसके बाद में सेकंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए गॉस थ्योरम हमारे पास में क्या होती है स्टूडेंट, तो गॉस थ्योरम है फाई इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी कैलकुलेट करने का हमारे पास तरीका है, ये फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहां पर इसके इस वाले हिस्से को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यानी ईडीएस, इसके लेफ्ट पार्ट को फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे चार्ज, इसका मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर, ध्यान से, बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, उस चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट चार्ज क्यू इनसाइड द क्लोज सरफेस। नाउ फाइनली हम जब गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो फाइनल पॉइंट में हम किसको अप्लाई, गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, और फिर वहां से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई को कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम यहां पर अगली बात क्या करते हैं कि हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, अब उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे सामने क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि सर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हम इस चीज को तो जानते हैं कि सर एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है Q, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, कितनी r डिस्टेंस पर, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो वो आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। खैर ठीक है, मैंने ये स्मॉल r लिख दिया, यही आएगा। बट ये हमने कौन सी थ्योरम से, ये हमने इसे कुलाम्स लॉ से जानते हैं। इस फॉर्मूले को हम विद द हेल्प ऑफ कुलाम्स लॉ जानते हैं। अब हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, यानी गॉस थ्योरम का यूज करके इसी फॉर्मूले को दोबारा डिराइव करेंगे। तो वही चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पहले ही जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 by r², लेकिन यही फॉर्मूला हमें फिर से डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। चलिए, तो गॉस थ्योरम के लिए सबसे पहले सारी चीजों को हम समझते हैं, इसकी थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे पास में वही चीज एक चीज कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मैं ये वाला, ये है हमारे पास में क्या, एक Q, पॉजिटिव Q चार्ज, और हम इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक दूसरे पॉइंट यहां पर, और ये दूसरा पॉइंट है, इमेजिन करते हैं P, और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है R। इस डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो चलिए, जितना मैंने अभी काम किया है इसकी थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होगी थ्योरी इसकी, तो स्टूडेंट्स समझिएगा कि यहां पर बस कुछ नहीं था, जितना मैंने अभी यहां पर ये जो ड्रॉ बनाया इसी की थ्योरी लिखी। क्या थ्योरी है कि लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस Q, इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अ पॉइंट P प्लेस्ड एट r डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, एक पॉइंट P है जो इस चार्ज से r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। We have to determine intensity of electric field at this point। हमें इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यही एप्लीकेशन है, यही हमारा टास्क है। चलिए, अब इसके लिए वही चारों बिंदुओं के ऊपर बात करते जाएंगे। सबसे पहले स्टेप क्या है कि हमें एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब वो क्लोज्ड सरफेस कैसे, तो फिर से याद कीजिए, ये पिछले अपन ने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस में भी देखा था कि पॉइंट चार्ज जब भी हो तो हम उसके चारों तरफ स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते हैं। तो चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं कौन सी सरफेस, बिल्कुल एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते हैं। तो ये हमने इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस को कंसीडर करा। तो ये हमने क्या करा, एक चार्ज के चारों तरफ बिल्कुल ये एक स्फेरिकल को कंसीडर करा। तो अब सबसे पहला पॉइंट यहां पर देखते जाइएगा कि सबसे पहला पॉइंट हमको गॉस थ्योरम जो गॉसियन सरफेस है उसको हमें डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा को डिफाइन करना है। तो चलिए यहां पर हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन पे, थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, तो चलिए इसकी थ्योरी लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमने इसकी गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट करा। ठीक है, नाउ वी इमेजिन अ क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस अराउंड द चार्ज हैविंग रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है r, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ दिस सरफेस, एक चार्ज है जो इस सरफेस के सेंटर पर प्रेजेंट है, और हर एक पॉइंट पर जो एंगल है वो 0 डिग्री है, किस किस के बीच में, E और DS के बीच में। सर E और DS के बीच में, तो यहां पर समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है E, ये है E, और हमने एक स्मॉल सरफेस को कंसीडर करा, यहां पर स्मॉल एलिमेंट ये वाला, और ये डायरेक्शन इधर कितनी है, तो ये है DS। इनके बीच का एंगल यहां पर थीटा हमको कितना दिख रहा है, 0 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात सभी को समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर आगे बढ़ के थोड़ा सा उस DS को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल सरफेस कंसीडर एट पॉइंट P। अब एक स्मॉल सरफेस, और वो सरफेस कौन सी है, DS, जो कहां कंसीडर कर रहे हैं अपन, इस पॉइंट P के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया। अब नेक्स्ट
कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमको उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट, तो सेकेंड पॉइंट पे देखिएगा, अब हम यहां पर लगाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ds सरफेस, इस स्मॉल सरफेस ds से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो वो हम जानते हैं, वो होगा d फाई इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, और cos थीटा यहां पर 0, अब cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है 1। अच्छा, अब यहां पर इसे समझिएगा, ठीक है, कि अब हम निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू होल सरफेस, पूरी सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। अच्छा, ई तो हमें कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन किसका होगा, और वो भी कौन सा इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds का। अब फिर से यहां पर इमेजिन कीजिएगा, समझते चलिएगा सारी चीजों को बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड करना, इस बार हमारी चीज क्या है कि हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से कितना पास हो रहा है, इस पूरी सरफेस से, वो हो रहा है E। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि सर ये ds इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, पूरे सबको एक साथ इकट्ठा करके ऐड करना। अब फिर से वही कि इलेक्ट्रिक हमारे पास में क्या है, एक इमेजिन कीजिए एक फुटबॉल है, फुटबॉल का एक पेंटागन लिया हमने सबसे पहले ये ds, फिर उसके पड़ोसी को, फिर उसके पड़ोसी को, और ऐसे करते 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 सारे को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो वो हमारे पास एक स्फीयर की सरफेस बन जाएगी। और हम जानते हैं कि सरफेस, इसकी स्फीयर की सरफेस का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज 4πr²। ठीक है, यानी अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E इंटू में इस पूरे की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 4πr²। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हमारे पास में ये वाला पॉइंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये वाला, ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब थर्ड में हम इस टोटल, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। ठीक है, तो टोटल चार्ज इनसाइड, और वो टोटल चार्ज इनसाइड कितना है, और वो है +q। भाई इसके अंदर टोटल चार्ज देखिए ना, इस पूरी सरफेस के अंदर टोटल चार्ज बस यही दिख रहा है +q। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब लास्ट फाइनल पॉइंट हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे कौन सी थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो फोर्थ कौन से, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, अप्लाई गॉस थ्योरम। अच्छा, अब गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो गॉस थ्योरम हमें क्या बताता है कि फाई इज इक्वल टू Q/ε0, यही बताता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूं तो इस जगह कम पड़ रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, अब सोचिए यहां पर इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे नाम देता हूं इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, ये भी किसकी वैल्यू है, फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू आई है हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन से E = 4πε0। यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, गॉस थ्योरम से Q/। अच्छा, ये दोनों अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, रख सकते हैं आमने सामने। तो हम यूज कर रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को रख सकते हैं आमने सामने। तो E = 4πr², सॉरी, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो 4πr² इज इक्वल टू में Q/ε0। अब हमारा टास्क क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E को यहीं रहने देते, इस पूरे को इस तरफ ले जाएं, तो E इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना, Q/4πr² और ε0। अच्छा, अब इसे हम हमारे जाने पहचाने तरीके से लिख दें, तो जाने पहचाने तरीके से इसका क्या होगा, तो 1/4πε0 को साथ में लिख लूं,
और Q बाय आर स्क्वायर को साथ में लिख लो। तो ये हमने कैलकुलेट करी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, तो गॉस थ्योरम यहां पर समझिएगा कि इस एप्लीकेशन से हमने क्या पता करा कि हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कैसे करेंगे। फिर से इससे गॉस थ्योरम को अप्लाई करने का हमारा बेसिक फंडामेंटल रूल क्या होगा, तो वो होंगे इन 4 स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप्स में हम क्या करेंगे, एक गॉस थ्योरम एक जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर करा है उसको मानेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उसके एंगल को डिफाइन करेंगे। सेकेंड, हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ये वाले स्टेप यहां तक हम हर बार करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। फिर थर्ड स्टेप आ जाएगी हमारे कि उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो हम अगले हिस्सा कैलकुलेट करेंगे कि सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। फिर फोर्थ और फाइनल स्टेप में हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करके E को कैलकुलेट करेंगे, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप सो स्टूडेंट्स ये वाला पूरा हिस्सा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन थी। चलिए इसकी सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हिस्सा, तो अगला हिस्सा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज। अब लीनियर चार्ज देखिए, अब स्टूडेंट्स यहीं पर सारा चीजें प्रैक्टिकली होने लग जाएगी। जैसे अगर हमने बात करी पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज रियलिटी में होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली अगर बात करें तो हमारे चारों तरफ हमको कहीं पॉइंट चार्ज नहीं दिखता। हमारे पास में जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज आ रहा है एक लाइन के अंदर। ठीक है, हम घर के बाहर खड़े हुए तो घर के बाहर खड़े होके हमने देखा या हमारी छत पे खड़ा हो तो छत के सामने से एक तार जा रहा है और उस चार्ज सारा का सारा चार्ज उस तार में है। अब उस तार की वजह से उतनी हमारे पास में, मतलब हमारे घर के सामने से तार जा रहा है और तार के सामने हमारे पास यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब हम तो इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे अब ये समझिएगा, ठीक है, अब सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानिएगा, समझिएगा स्टूडेंट्स। जैसे अब हमारे पास में तो चार्ज ऐसा है एक लाइन के ऊपर और इसके ऊपर ढेर सारा चार्ज है। अब ढेर सारा चार्ज है, मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी स्टूडेंट्स, कि हमारे पास में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है 1/4πε0 Q/r²। यानी अगर मैं इस चार्ज की वजह से देखूं तो ये डिस्टेंस अलग होगी, फिर अगले यहां पर देखूंगा तो ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग, हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस अलग, और सब का हमको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब यहां से हमें सबसे खास बात पता चलेगी कि हम कैसे गॉस थ्योरम से इतने टफ प्रॉब्लम को बहुत इजीली वे में सॉल्व कर लेंगे। तो ये गॉस थ्योरम बहुत एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिससे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी मतलब एक अनस्पेसिफाइड कंडीशंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को निकालना है ड्यू टू लीनियर चार्ज। अब लीनियर चार्ज इसे समझिएगा कि अब हमारे पास में एक तार है भाई, क्या है, एक तार, ये इस तरीके से, ये यहां पर एक तार है। अब यहां पर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, अब ये हमारे पास तार है। अच्छा, अब ये तार क्या है, दोनों एंड से कितना है सर ये तार, तो ये दोनों एंड से इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, ये इधर भी इनफाइनाइट लेंथ का, दोनों तरफ से। ऊपर कहां जा रहा है हमें नहीं पता, इधर कहां जा रहा है हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम यही हमारे घर की कंडीशन है कि हमारे घर के सामने से एक तार जा रहा है, उसके अंदर चार्ज है, वो तार इधर कहां से आ रहा है हमें नहीं पता, इधर कहां तक जा रहा है वो भी हमें नहीं पता। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जैसे ही चार्ज रखा तो हम एक चीज, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूं कि सर इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये मैं आप लोगों को पहले भी बहुत अच्छे से बता चुका हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, कि जैसे ही हमने एक तार के ऊपर, जैसे एक तार है इसके ऊपर चार्ज यहां रखा
ठीक है। अब जैसे ही हम दूसरा चार्ज को यहां रखते हैं तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, और रिपल्शन के थ्रू ये सारा का सारा चार्ज भग करके इधर मैक्सिमम डिस्टेंस। अच्छा, अगला चार्ज लाएंगे तो वो यहां हो जाएगा इसके ठीक बीच में अगला चार्ज है, यानी ये ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ रिपल्शन के थ्रू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि मुझे इतने एरिया में जितना चार्ज मिलेगा सेम एरिया में वहां पर भी वही चार्ज मिलेगा। इसे बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अब क्या होता है कि यहां से हमारे घर है और घर पे गली है, उस गली के कॉर्नर पे हमारा जो नर्मदा का मतलब लाइन पानी की लाइन। अच्छा, पानी की लाइन तो जिसका घर आगे रहता है उसके घर में पानी ज्यादा आता है, जो पीछे वाले घर है उसको वहां पर जाते जाते पानी कम हो जाता है। ये होता है पानी के साथ हमको देखने को मिलता है, लेकिन करंट के साथ तो नहीं कि सर उसी नुक्कड़ से एक तार भी तो आ रहा है हमारे घर, हम हमारे घर के सामने सिर्फ तार को टच करते हैं, वो उसके घर के सामने। अब ऐसा थोड़ी कि सर तार उधर से आ रहा है तो उसके घर में ज्यादा करंट आएगा या हमारे घर में कम। ऐसा इसलिए क्योंकि उस तार के अंदर जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, बराबर मात्रा में वितरित हो जाते हैं, एक समान। इसी वजह से जैसे ही मैं यहां से अपना कनेक्शन लेता हूं तो मेरे पास भी उतना ही करंट आएगा जितना आगे वाले के पास करंट जा रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर भी लेते हैं और इसे हम पढ़ चुके हैं, इसे हम कहते हैं दैट इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी हम इसे कहते हैं। ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी की इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, और इसका कैलकुलेशन हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय L। ये हम पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके इसे देख सकते हो। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो वो है चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा, यानी 1 मीटर में। जैसे फिर से समझिएगा कि यहां से यहां तक मैंने मेरे घर के सामने 1 मीटर का तार काटा तो यहां पर 50 चार्ज थे। अच्छा, फिर दूसरे जो होगा या आगे जाके मैंने फिर से 1 मीटर का तो वहां भी 50 चार्ज मिलेंगे। कहीं दूसरी जगह पे जाके अगर मैंने 2 मीटर का तो 50 इंटू 50 100 चार्ज मिलेंगे। बात समझ में आई? तो यही है लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। क्लियर? तो ये हमारे पास में है। अब हम स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इससे इस वाले हिस्से से यहां पर कहीं पर एक पॉइंट है हमारे पास में। ठीक है, थोड़ा सा और इसे मैं पास में ले चलता हूं, इस पॉइंट को यहां कहीं पर एक पॉइंट है यहां पर, और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस, ये वाली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री के एंगल पे, ये डिस्टेंस है कैपिटल R। और इस पॉइंट P के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, हम यही कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। समझ में आया सभी को कि एक लंबा सा तार है, उसके अंदर चार्ज है एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, उसके ऊपर डेंसिटी है चार्ज डेंसिटी। उससे हम r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहां पर हमारा काम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ध्यान देते चलिएगा, समझते चलिएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी छोटी सी थ्योरी लिखते हैं कि क्या है। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक सिंपल सी जो इतना अभी तक हमने ड्रॉ बनाया उसकी थ्योरी लिखी। क्या है, लेट अ लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर, एक लंबा और यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर है, हैविंग चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है, प्लेस्ड कहां है, अ पॉइंट P प्लेस्ड एट R डिस्टेंस, और R भी कैसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मतलब ऐसा नहीं कहीं से भी इसे हम नापे, चाहे यहां नापे तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम दिस कंडक्टर। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है।
चलिए अब वही लगाते हैं अपन अपने सारे पॉइंट्स। सर सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट है कि हमें एक सरफेस कंसीडर करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां देखते जाइएगा, जैसे पिछली बार हमने सरफेस को कंसीडर करा था एक स्फीयर, अगर यहां पर भी इस बार अगर मैं एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर तो क्या काम हो पाएगा? समझिए कि सर जैसे अब यहां पर, जैसे हम यहां पर निकालेंगे ये यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ, यहां का डीएस इस तरफ, एंगल 0 बना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां का डीएस इधर, फिर एंगल चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डीएस इधर, फिर एंगल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब सर क्या है कि जैसे जैसे हम लोकेशन चेंज करते जाएंगे बार बार एंगल चेंज हो रहा है, और बार बार हर एक पॉइंट पर एंगल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इस बार इस केस में हम एक स्फेरिकल सरफेस को कंसीडर नहीं कर सकते, ड्यू टू यहां पर हर बार वो एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब सर ये नहीं चाहिए तो हम क्या कंसीडर करें? तो चलिए इसको समझिएगा। यहां पर मैं एक सरफेस, एक बहुत ही एक थोड़ा सा एक ऐसा सरफेस कंसीडर करते हैं। देखिए, देखते जाइएगा। अब यहां पर हम सरफेस कंसीडर करते हैं ये वाला। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने इस बार ऐसा एक सरफेस कंसीडर करा, और ये कौन सा सरफेस है? सिलेंड्रिकल सरफेस। अच्छा, अब अगर ये सिलेंड्रिकल सरफेस है तो इसकी लेंथ, इस सिलेंडर की लेंथ हम यहां से लेकर यहां तक की, इस लेंथ को हम कितना कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट? तो ये कर लेते हैं स्मॉल एल। ठीक है, स्मॉल एल हमने कंसीडर कर लिया। चलिए अब ध्यान से देखते जाइएगा कि सर यहां क्या एंगल चेंज नहीं हो रहा है? ठीक है, इस पे एंगल तो चेंज नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा देखिए, दिमाग लगाइए। सबसे पहली बात, अगर अपन एक सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके से सिलेंडर की, ठीक है। अच्छा, अब इस सिलेंडर का तो इमेजिन कीजिए कि यहां से अपन ने कैसा कंसीडर किया, तार इसके सेंटर से ऐसा पूरा निकला हुआ है, ठीक है। अब इसके पास कितनी सरफेस होती है? तो इसके पास 3 टाइप की, एक ये सरफेस, याद कीजिए इस सरफेस को, ये घुमाव वाली सरफेस को अपन क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कर्व सरफेस। तो सिलेंडर के पास एक कर्व सरफेस, एक ऊपर की ये फ्लैट सरफेस और एक नीचे की फ्लैट सरफेस, यानी टोटल यहां पर कितनी सरफेस है? 3 सरफेस। और हम देखते हैं कि सर एंगल कितनी बार चेंज हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो इस कर्व सरफेस से देखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, तो ये यहां से इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर फिर हम डीएस को कैलकुलेट, डीएस तो याद कीजिए डीएस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि यहां से एक स्मॉल सरफेस मानिए, इसका एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर ये डीएस इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, और इस सरफेस को हम ds1 बोल देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? भाई कर्व सरफेस को हम सरफेस नंबर 1 बोल रहे हैं। एंगल कितना होगा? तो इमेजिन, भाई इमेजिन क्या, यहां से दिख ही रहा है कि सर वो एंगल यहां पर इस केस में 0 होगा। अच्छा सोचिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते जाइएगा, थोड़ा सा 3D व्यू है, समझिएगा कि इसके अंदर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका ds एंगल 0। सर इसके अंदर से तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगा, तो इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर, यानी सर इस पूरी सरफेस पे एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हर बार एंगल कितना होगा? 0। जैसे मैं इस तरफ भी जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही जाएगा, फिर से एंगल कितना, यानी सर इस पूरी ds1 यानी इस पूरी कर्व सरफेस के लिए एंगल हर बार एक जैसा होगा, और वो कितना होगा? दैट इज 0। नाउ अगला इस सरफेस के लिए देखते हैं। तो ये ऊपर की टॉप सरफेस, तो यहां पर एक छोटा सा मैंने ds कट करा है। अच्छा, अब इस टॉप सरफेस, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? तो इसका एरिया वेक्टर सर ये हमने रखा, तो 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये सेकेंड वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ये, और इस सरफेस को हम 2 बोल देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इस तरफ निकलेगा, यानी सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच में यहां पर एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री, यानी सर यहां पर थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। यानी सेकेंड वाली सरफेस के लिए हर एक सरफेस पे यहां देखेंगे तो इस तरफ 90 होगा। इसी तरीके से एक और सरफेस नीचे वाली, जो बॉटम वाली सरफेस है,
इस वाली सरफेस को जैसे यहां बना देता हूं, तो इस सरफेस का नाम क्या है, रख देते हैं अपन ds3, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका किधर जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। फिर से यहां पर हमें ये वाला एंगल कितना देखने को मिल रहा है, दैट एंगल बिकम्स 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये सारा कामकाज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए एंगल, मैंने कहा था कि एंगल चेंज चलेगा, लेकिन ज्यादा एक बार चेंज हो, 2 बार चेंज हो, 3 बार चेंज हो, 10 बार चेंज हो, इतनी बार चेंज हो कि वो हमारे लिमिटेशन में आए कि हम उसे सॉल्व कर सके। ठीक है, तो यहां पर इस पूरे सिलेंडर को अगर अपन एक साथ देखेंगे तो एंगल 3 बार चेंज होते हुए दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, तो अब हमें इस पूरे गॉस थ्योरम में हमने जो सरफेस कंसीडर करी है, इस सरफेस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इस सरफेस को हमने डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, इमेजिन अ क्लोज सिलेंडर हैविंग रेडियस r एंड लेंथ l इन विच कंडक्टर, लेंथ l है उसकी, इन विच कंडक्टर प्रेजेंट एट एक्सिस। हमने ऐसे कंसीडर करा है कि जो कंडक्टर है वो इस सिलेंडर के कहां पर, एक्सिस पे प्रेजेंट हो, एक्सिस। फॉर दिस सिलेंडर हियर 3, अब हमें यहां पर कितनी सरफेस दिख रही है, 3 सरफेस। 3 सरफेस आर कंसीडर्ड कर्व सरफेस एरिया, या सिर्फ कर्व सरफेस लिख सकते हैं हम, कर्व सरफेस, जिसको हमने नाम दिया सरफेस नंबर 1, टॉप फ्लैट सरफेस ये वाली जिसको नाम दिया हमने सरफेस नंबर 2, एंड द बॉटम फ्लैट सरफेस जिसको हमने नाम दिया सरफेस नंबर 3। एंड एंगल बिकम्स, और इनके एंगल्स कितने बन रहे हैं, तो फर्स्ट सरफेस के साथ 0 डिग्री का एंगल, सेकेंड सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल, एंड थर्ड सरफेस के साथ भी 90 डिग्री का एंगल रेस्पेक्टिवली। आई होप सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को पूरा फंडा समझ में आया होगा। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या होता था, याद कीजिए, तो अगला पॉइंट होता था अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कितनी बार कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर 3 टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो अब इस सेकेंड हिस्से को समझिएगा, सेकेंड पॉइंट को। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब थोड़ा सा समझिएगा कि फाई है, ठीक है, टोटल उस सरफेस से, और इसका कितनी बार, एक बार क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे सरफेस 1 के साथ में, ई ds, और एंगल कितना लूंगा, cos 0, फिर प्लस दूसरा होगा सर क्लोज्ड इंटीग्रेशन करना होगा सेकेंड सरफेस के साथ में, ई ds, अच्छा यहां पर 1 था, ये ds2, और ये कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, 90 डिग्री। फिर हमें अगला कैलकुलेशन करना होगा ई ds3 cos 90 डिग्री। अब स्टूडेंट, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इस cos 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब कि इस सेकेंड सरफेस और थर्ड सरफेस के साथ, तो अब देखिए इस सरफेस के साथ कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा सरफेस के साथ में, जैसे एक ये सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जैसे जो इलेक्ट्रिक लाइंस इसको क्रॉस करके हुए जा रही है वही लेना है, और जो इसके साथ में जैसे एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे अगर पास हो रहा है तो वो इससे कितना लिंक है, तो हम बोलेंगे 0 लेंगे। तो आप समझिएगा ना कि सर यहां पर इस वाली सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बिल्कुल लिंक नहीं हो पाएगा, इसके साथ भी, क्योंकि क्रॉस करके नहीं जाएगा, सिर्फ यहीं से क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन कितना होगा, 0। तो हमारे पास सिर्फ ही एक ही कैलकुलेशन बचा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर E, अब इसका इंटीग्रेशन। ठीक है,
तो इसका इंटीग्रेशन समझिएगा कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। तो यहां पर cos 0 की वैल्यू 1, अब इसका होता है, ठीक है, 2 पाई आर एल। अच्छा बोलो सर ये कैसे आ गया? तो यहां पर इमेजिन कीजिएगा कि हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब समझिए कि यहां पर ये छोटे से ये हिस्से को, ये हिस्से को, हिस्से को, सारे हिस्से को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे यानी इकट्ठा करते हुए जोड़ते चले जाएंगे तो ये फाइनली हमको किसके बराबर मिलेगा? ये मिलेगा सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के बराबर। तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? 2 पाई आर एल, ठीक है, ये बेस का 2 पाई आर और इसकी हाइट एल। तो ये स्टूडेंट्स हमने बनाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इतना हिस्सा सभी को समझ में आया? तो देखिए ये 2 स्टेप्स हो गई। अब थर्ड स्टेप में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कि टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा यहां पर जगह कम है, मैं इस पूरे हिस्से को एक नई स्लाइड पे ले चलता हूं। चलिए स्टूडेंट, तो थर्ड स्टेप में हमको क्या देखना है कि इस सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। तो सिलेंडर के यानी अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज इनसाइड दी सरफेस। कौन सी सरफेस है? बार बार याद रखिएगा, क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर। तो देखिए अब इतना चीजें समझते चलिएगा कि हमारे पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। और देखिए यहां से Q का फॉर्मूला क्या होगा? L इंटू लैम्डा। अब यहां पर समझिएगा कि हमारे पास में इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है? वो है स्मॉल एल है। तो वहां पर हमारे इस सिलेंडर के अंदर का टोटल चार्ज कितना होगा? तो वो होगा लैम्डा इंटू एल। ये होगा उसके अंदर का टोटल चार्ज। अच्छा सर लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा है, मैंने आप लोगों को बताया है कि लैम्डा यहां पर क्या है? पर यूनिट, मतलब एक लेंथ में कितना चार्ज है। समझिएगा कि जैसे एक लेंथ में 50 चार्ज है तो 2 लेंथ में 100 चार्ज, 3 लेंथ में, तो हम क्या कर रहे हैं? इसी तरीके से समझिएगा कि 1 मीटर में 1 लैम्डा चार्ज है तो 2 मीटर में 2 लैम्डा चार्ज, 3 मीटर में 3 लैम्डा चार्ज, L मीटर में L लैम्डा चार्ज, तो वो हो जाएगा L लैम्डा चार्ज। क्लियर? तो ये होगा टोटल चार्ज उसके अंदर कितना प्रेजेंट है। नाउ फोर्थ एंड फाइनल स्टेप, हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट्स? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक, अच्छा इसको हम मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। अच्छा अब देखते जाइएगा कि फर्स्ट में हमारे पास में यह आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स E 2 पाई आर एल, और यहां पर हमारे पास में क्या आया है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉस थ्योरम से। तो हम इक्वेशंस वही फर्स्ट एंड सेकेंड का, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या आया था? E, ठीक है, 2 पाई आर एल, और इसका कितना आया है? ये है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहां पर एक छोटा सा चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है, कि अंदर के इस चार्ज को कैपिटल Q की बजाय हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये, ठीक है। चलिए अच्छा अब यहां पे इसकी वैल्यू यहां मैं पुट कर सकता हूं, तो चलिए कर देते हैं। ये इधर पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, Q की जगह पे टोटल चार्ज अंदर कितना था? लैम्डा अपॉन में ये पूरा इसके पास जाएगा तो 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब आप L से L कैंसिल कर सकते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
तो ये होगी स्टूडेंट्स उस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ में आया हमने कैसे किया इस पूरे डेरिवेशन को। सबसे पहले हमने एक किसको, सिलेंडर को कंसीडर किया जो कि गॉसियन सरफेस है। अब वहां पर 3 सरफेस बनी, एक सरफेस 0 डिग्री का एंगल बना था, बाकी 2 90 के, तो उनका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। फिर यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो E का तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब यहां पर ये वाला तो ds, तो यहां पर ये पूरी सरफेस कर्व सरफेस एरिया बनाएगा, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं 2πrl। फिर उसके बाद में हमने अगले स्टेप में क्या करा कि टोटल चार्ज कितना है, तो वो टोटल चार्ज को कैलकुलेट करा। तो वो टोटल चार्ज यहां से Q इंटू, अब L लेंथ थी तो L से मल्टीप्लाई करा। अब गॉस थ्योरम लगाई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करा, तो यहां पर हमारे पास में ये आया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हाँ, एक तार है, उस तार पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, लंबा सा तार है और उसके ऊपर अगर चार्ज है तो उससे r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो होगा लैम्डा अपॉन में 2πε0r। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज के हमारी क्लास का गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन का पार्ट 1। कैसा लगा आपको क्लास दोस्तों? ठीक है, तो कैसी लग रही है आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पार्ट 2 में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।